नमस्कार, स्वागत है आपका नमस्ते यूपी में और मैं हूं आपकी दोस्त और आपके शो की मेजबान पारुल तिवारी। भारतीय अर्थव्यवस्था और जीएसटी। जी हाँ दोस्तों, जीएसटी और भारतीय अर्थव्यवस्था एक दूसरे से जुड़ी हुई है और इसको समझना थोड़ा जटिल भी है, लेकिन इसको समझेंगे आज हम अपने एक्सपर्ट्स के द्वारा। जीएसटी, जिसको हम यह कह सकते हैं कि हमारे देश में सबसे बड़े कर सुधारों में से एक है, जिसमें एकीकृत किए गए हैं बहुत सारे कर और चीज़ों को काफ़ी सरल कर दिया गया है। कहीं ना कहीं यह हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था को भी गति देता है, लेकिन कैसे, आइए यही आज हम समझेंगे। इसके लिए हमारे बीच में हमारे एक्सपर्ट मौजूद हैं जो इस विषय पर खासी जानकारी रखते हैं। मैं आपको मिलवाना चाहूंगी दिलीप कुमार श्रीवास्तव जी से। सर नमस्ते। नमस्कार। आप कॉर्पोरेट लॉयर हैं और जीएसटी के बारे में हमें डिटेल से समझाएंगे। दिलीप जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। हम बात कर रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था और जीएसटी की। पहले इसकी कड़ी को समझने के लिए इन दोनों को अलग अलग समझना जरूरी है, तो हम चाहेंगे कि आपके द्वारा हम अपने दर्शकों को बता पाएं कि आखिर जीएसटी है क्या और ये इसको हम कैसे समझाएंगे। पारुल जी, सबसे पहले तो धन्यवाद, बहुत अच्छा सब्जेक्ट चुना है आपने और लोगों को इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जीएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर किसी से जुड़ा हुआ है जी। और मेरा ये मानना है कि बच्चा जिस दिन पैदा होता है उस दिन से वो जीएसटी देना शुरू कर देता है। अच्छा। और जिस दिन तक व्यक्ति अपनी आखिरी सांसें लेता है उस दिन तक वो जीएसटी का पेमेंट करता रहता है। बहुत अलग अलग तरीके हैं उसके जी। जीएसटी की शुरुआत की अगर हम बात करें और पूरी दुनिया की बात करें तो सबसे पहले 1986 में न्यूजीलैंड में जीएसटी की शुरुआत हुई थी। अच्छा। उसके बाद वो कई अन्य देशों तक गया। अब जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत में इस कॉन्सेप्ट को सन 2000 में संसद में लागू अप्लाई किया रखा गया था और उसके बाद फिर 2004, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बहुत सालों तक वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से बढ़ता रहा, नहीं लागू हो पाया। बट अल्टीमेटली 2016 में देश के प्रेसिडेंट ने इस बिल पर अपनी असेंट दी और 1 जुलाई 2017 से जीएसटी हमारे यहाँ लागू हो गया। जीएसटी लागू होने का मतलब कि हमारे देश में दो तरह की टैक्स व्यवस्था होती है, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि जिस व्यक्ति की लायबिलिटी होती है टैक्स की, वो उस लायबिलिटी को खुद ही सरकार के खाते में पे करता है, उसको हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, जिसको इनकम टैक्स के नाम से हम लोग जनरली जानते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि जहां पर लायबिलिटी किसी और व्यक्ति की होती है, लेकिन उस लायबिलिटी को किसी और व्यक्ति के द्वारा चुकाया जाता है सरकार के खाते में। जैसे आप किसी दुकान से सामान खरीदती हैं तो आप जीएसटी का पेमेंट करती हैं, लेकिन जीएसटी आप सरकार को नहीं देते हैं, आप उस दुकान वाले को जीएसटी देते हैं और वो दुकान वाले की लायबिलिटी होती है कि वो कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करके सरकार के खाते में दे। तो जहां पर टैक्स पेयर डायरेक्ट सरकार के खाते में टैक्स का पेमेंट नहीं करता है उसको हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। जीएसटी लागू होने से पहले हमारे देश में सेंट्रल और स्टेट मिलाकर के करीब 25 से 30 तरह की इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, जिसको सबस्यूम करके एक जीएसटी टैक्स बनाया गया और कॉन्सेप्ट ये लिया गया कि वन नेशन वन टैक्स। अच्छा। जिस तरीके से डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी एक ही है, उसी तरीके से इनडायरेक्ट टैक्सेस की कैटेगरी भी एक ही होनी चाहिए। तो बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, जैसे ऑक्ट्राय था, एंटरटेनमेंट टैक्स था, सर्विस टैक्स था, स्टेट में वैट लागू हुआ करता था। इन सारी चीज़ों को मिला करके जीएसटी लगा दिया गया। लेकिन इसके अलावा अभी 2-3 कैटेगरीज और हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस की जो हमारे देश में चल रही हैं। जैसे कस्टम्स इनडायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आता है, वो चल रहा है, वो चलता रहेगा, क्योंकि कस्टम्स वहाँ लागू होता है जब हम देश के बाहर से कोई व्यापार करते हैं, तो वहाँ पर इंटरनेशनल बाउंड्रीज आ जाती हैं, इंटरनेशनल लॉ लग जाता है, तो वो हमारे हाथ में पूरी तरीके से नहीं है, इसलिए उसको जीएसटी में मर्ज नहीं किया गया है। और एक कैटेगरी होती है एक्साइज की, वो एक्साइज भी एनी हाउ कुछ कारणों से अभी तक जीएसटी में मर्ज नहीं किया गया है। और बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे यहाँ ऐसे हैं, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट है या टोबैको प्रोडक्ट्स हैं। जैसे आपने सुना होगा, कई बार बहस आती है कि भाई पेट्रोल डीजल को जीएसटी में क्यों नहीं लेके आते हैं, तो ये अभी भी नॉन जीएसटी नॉन वैट गुड्स हैं। तो इतने तरह के टैक्सेस हमारे देश में हैं और 2017 से 1 जुलाई 2017 से जीएसटी हमारे देश में लागू किया गया और उसको पूरे देश में एक साथ लागू कर दिया गया था, ये मानते हुए कि जो कास्केडिंग इफेक्ट होता है, कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब कि आपने एक बार एंटरटेनमेंट टैक्स भी दिया, एक बार आपने ऑक्ट्राई ड्यूटी भी दी, एक बार आपने एक्स टैक्स दिया, फिर लग्जरी टैक्स दिया, उसके बाद आपने सेल्स टैक्स भी दिया। तो आप कई बार टैक्सेस देते हैं, तो आपको कई बार यानी कि कंज्यूमर को कई बार टैक्स ना देना पड़े, इसलिए सिंगल पॉइंट टैक्सेशन करके उसको जीएसटी का नाम दे दिया गया। अच्छा, अगर इसको हम मोटे तौर पर समझना चाहें
कि जीएसटी के फायदे और नुकसान क्या हैं, क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि डायरेक्ट को तो समझना आसान होता है, जब हम इनडायरेक्ट की बात कर रहे हैं तो अगर हम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जा रहे हो या सर्विस इंडस्ट्री या कोई भी हम सामान भी ले रहे हो, उस समय तो इनडायरेक्ट हमें पता नहीं है, लेकिन कभी कभी जब बिजनेस पर्सन्स होते हैं, अपना काम करते हैं, उस समय जब सेल परचेज की बात आती है तो उस समय ये गड़बड़ी हो जाती है ये इनडायरेक्ट की, कि कौन पे कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। तो इसके क्या फायदे और नुकसान हम मोटे तौर पे समझ सकते हैं जीएसटी के? देखिए, हमारे यहाँ जो नेचर ऑफ बिजनेस है उसको मोटा मोटा 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। एक तो हो गई मैन्युफैक्चरिंग, एक होती है ट्रेडिंग और तीसरी होती है सर्विस इंडस्ट्री जी। तो जब हम अब जब पहले जीएसटी नहीं लगा था तो सर्विस कैटेगरी सर्विस टैक्स के परव्यू में आया करती थी, मैन्युफैक्चरिंग एक्साइज के परव्यू में जाती थी और ट्रेडिंग सेल्स टैक्स के परव्यू में आया करता था। जीएसटी लगने के बाद सर्विस, ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग को काफ़ी हद तक जीएसटी में मर्ज कर दिया गया। कुछ कैटेगरीज पर अभी भी एक्साइज लगता है, उसको छोड़ दिया गया है। अच्छा। कस्टमर के पॉइंट से अगर बात करें तो कस्टमर को इसलिए जानना ज़रूरी है कि किन चीज़ों पर जीएसटी एप्लीकेबल होता है, कहाँ एप्लीकेबल होता है, कैसे एप्लीकेबल होता है। कई बार क्या होता है कि हम सामान खरीदने जाते हैं और जो प्रोडक्ट हम खरीदते हैं उस पर लिखा होता है कि MRP ₹100, ब्रैकेट में लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। तो कई बार दुकानदार क्या करता है कि वो 100 रुपए के ऊपर जीएसटी फिर से जोड़ देता है, जबकि MRP का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी कि इस रुपए से ऊपर कंज्यूमर को नहीं बेचा जा सकता है। तो अगर कस्टमर अवेयर नहीं है कि जीएसटी इंक्लूडेड है इसमें, तो वो 100 रुपए के ऊपर एडिशनल टैक्स दे देता है और वो जो दुकानदार होता है वो उस एडिशनल टैक्स को सरकार के खाते में नहीं देता है, क्योंकि सरकार का जो पोर्शन है वो ऑलरेडी 100 रुपए में इंक्लूडेड होता है। व्यापारियों के लिए जीएसटी जानना इसलिए ज़रूरी है कि जब वो बिजनेस करने जाते हैं या जब वो सर्विस प्रोवाइड कराने जाते हैं तो अलग अलग तरह की कैटेगरीज होती हैं, तो उनको कब रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होती है, क्या क्या कंप्लायंसेस होती हैं, इसलिए जीएसटी लॉ का जानना उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ आप बता रहे हैं कि जीएसटी को समझना तो आम आदमी के लिए ज़रूरी है कि वो अगर जा रहा है, कोई सर्विस ले रहा है तो उसका समझना ज़रूरी है। एक पर्सन को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कब और कैसे लेना है, ये उसको समझना कब ज़रूरी है? देखिए, जब अभी मैंने आपको बताया कि ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस, ये 3 कैटेगरी होती हैं बिजनेस की। तो जब भी अगर हम सर्विस प्रोवाइड कराने जा रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड का मतलब होता है जहाँ पर किसी कमोडिटी में हम डील नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम कुछ खरीद नहीं रहे हैं, बेच नहीं रहे हैं, कोई चीज़ बना रहे हैं, जहाँ पर हम अपनी मैनुअल एबिलिटी के बिहाफ पर लोगों को सर्विसेज दे रहे हैं, जैसे एडवोकेट्स हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, इस तरह के जो लोग होते हैं, आर्किटेक्ट्स हो गए, ये लोग सर्विस प्रोवाइडर्स कहलाते हैं। तो सर्विस प्रोवाइडर के लिए एक थ्रेशोल्ड लिमिट बनाई गई है कि अगर उनका टर्नओवर, ईयरली टर्नओवर 20 लाख रुपए तक है तो उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर 20 लाख से ऊपर उनका टर्नओवर जाता है तो उन्हें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी है। अच्छा। इसी तरीके से जो ट्रेडर्स और मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए 40 लाख रुपए की लिमिट रखी गई है कि अगर वो 40 लाख तक का काम करते हैं तो उन्हें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी नहीं है, अदरवाइज रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ नेचर ऑफ बिजनेस ऐसे होते हैं जहाँ पर एग्जम्पशन लिमिट बिल्कुल नहीं होती, ज़ीरो होती है। जैसे अगर आप इंटर स्टेट बिजनेस कर रहे हैं, यानी कि एक स्टेट, एक राज्य से दूसरे राज्य में आप बिजनेस का आदान प्रदान कर रहे हैं, सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हैं, सामान को बेच रहे हैं, तो वहाँ पर थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं होती है। या आप इंडिया के बाहर सर्विसेज को बेच रहे हैं तो भी एग्जम्पशन नहीं है। या आपने किसी की एजेंसी ले रखी है, जैसे आपने कई बार देखा होगा कि वर्कशॉप पे लिखा होता है कि ऑथराइज एजेंसी ऑफ मारुति, तो अगर आप किसी मैन्युफैक्चरर के ऑथोराइज एजेंट हैं तो भी आपके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट 0 है। आप 1 रुपए का भी व्यापार करते हैं तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी होता है। तो दिलीप जी, आपके पास दोबारा आना चाहूँगी। आपने हमें बताया कि जीएसटी को कितनी अलग अलग तरीकों से इसको सेपरेट किया गया है कि अगर हम अपने अंदर ही काम कर रहे हैं स्टेट में या बाहर ही काम कर रहे हैं, तो अगर हम इस तरीके से समझे तो जीएसटी को कितने प्रकार में हम बांट सकते हैं, कैसे हम इसको समझ सकते हैं कि कैसे कैसे ये बटा है? जैसे भारतीय संविधान में हमारे देश की व्यवस्था बनाई गई है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट होती है और एक यूनियन टेरिटरी होती है। तो उसी तरीके से जीएसटी की भी कैटेगरी बनाई गई है। एक होता है आईजीएसटी, फिर होता है सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, देन एसजीएसटी, स्टेट जीएसटी, उसके बाद होता है यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी। अच्छा। तो जब भी इंटर स्टेट बिजनेस होता है, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में बिजनेस हो रहा है, तो वहाँ पर आईजीएसटी लागू होता है। आईजीएसटी चार्ज किया जाता है
जब हम विद इन स्टेट काम कर रहे होते हैं तो पहले क्या था कि जब सर्विस टैक्स था तो सर्विस टैक्स का जितना भी कलेक्शन होता था वो सारा का सारा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता था। वैट या सेल्स टैक्स का जो कलेक्शन होता था वो रेस्पेक्टिव वैट्स को स्टेट्स को जाता था। लेकिन जीएसटी लग जाने के बाद जो टोटल कंट्रोल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो गया या जीएसटी काउंसिल का हो गया। तो अब वैट के पास अपना कोई कलेक्शन नहीं है, तो इसीलिए जब विद इन स्टेट कोई भी बिजनेस या सर्विस प्रोवाइड करी जाती है तो उस पर दो तरह के टैक्स लगाए जाते हैं, एसजीएसटी और सीजीएसटी। यानी कि 50% पोर्शन जो भी रेट ऑफ टैक्स होता है उसका आधा कलेक्शन स्टेट को जाता है और आधा कलेक्शन सेंटर को जाता है। और जब हम किसी यूनियन टेरिटरी में काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हम यूटीजीएसटी चार्ज करते हैं। बहुत नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है कि जब इंटर स्टेट एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार होगा तो आईजीएसटी चार्ज किया जाएगा, विद इन स्टेट व्यापार होगा तो एसजीएसटी और सीजीएसटी दोनों चार्ज किया जाएगा, और जब यूनियन टेरिटरी में हम व्यापार कर रहे होंगे तो हम यूनियन टेरिटरी जीएसटी चार्ज करेंगे। जी अच्छा, यहीं पे अगर हम बात करें कि सेपरेट तो आपने कर दिया, इसको 3 प्रकार से समझा दिया, लेकिन भारत में अगर हम बात करें टैक्स तो ये कितने तरीके का है और जीएसटी किस कैटेगरी में आ रहा है? ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि भारत में टैक्सेस दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और जीएसटी हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेस की कैटेगरी में आता है। और ये अलग अलग टैक्स रेट्स में चार्ज किया जाता है। जैसे एक नील रेटेड सप्लाई होती है, एक ज़ीरो रेटेड सप्लाई होती है, 5% है, 12% है, 18% है, 28% है। ये मेजरली 4 टैक्स स्लैब्स होते हैं। और कॉन्सेप्ट ये होता है कि जितनी भी बेसिक ह्यूमन कंजम्पशन की चीज़ें होती हैं उनको लोअर टैक्स में रेट में रखा जाता है। बहुत सारी ऐसी कमोडिटीज़ होती हैं जो आदमी की आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जैसे अनाज है तो अनाज को टैक्स फ्री रखा जाता है, उस पर जीएसटी नहीं चार्ज किया जाता है। और भी बहुत सारी जो ह्यूमन कंजम्पशन की चीज़ें हैं उनको नील रेट में रखा जाता है। बहुत सारी जो बेसिक नीड्स होती हैं उनको लोअर कैटेगरी यानी कि 5% के टैक्स स्लैब में रखा जाता है। और जो लग्जरीज़ हैं उनको सबसे हायर रेट में 28% में रखा जाता है। जैसे लग्जरी कारें हो गई, डायमंड्स हो गए, ये सारी चीज़ें हमारे 28% में जाती हैं। तो आदमी की ज़रूरत के हिसाब से ज़ीरो रेटेड, 5%, 12%, 18% और 28% इस तरह की कैटेगरीज हमारे देश में बनाई गई हैं। अच्छा, अगर हमने जीएसटी में अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया उसके बाद हमारी क्या कंप्लाइंसेस हो जाती हैं जिसका हमें पालन करना पड़ेगा? ये सवाल का आंसर बहुत लंबा है, लेकिन मैं आपको नटशल में बता दूंगा, क्योंकि कंप्लाइंसेस बहुत सारी होती हैं और कंप्लाइंसेस नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से भी डिफर करती हैं। बट जो कॉमन कंप्लाइंसेस जो सभी को करनी होती हैं उसमें होता है एक तो टैक्स का पेमेंट करना, यानी कि जब आप बिजनेस करते हैं, जब भी आप सामान बेचते हैं या आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो जो भी आपका बायर होता है या सर्विस रेसिपिएंट होता है उससे आप जीएसटी का कलेक्शन करते हैं अपने बिल, अपने बेसिक प्राइस के साथ में। वो टैक्स का पेमेंट आपको मंथली बेसिस पर सरकार के खाते में करना होता है। तो सबसे बड़ी कंप्लायंस और फॉरमोस्ट कंप्लायंस यही होती है कि आपको जो टैक्सेस आप कलेक्ट करते हैं गवर्नमेंट के बिहाफ पर, उसको आप गवर्नमेंट के खाते में हर महीने जमा कराते हैं। उसके साथ साथ आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिटर्न्स होते हैं जो भरने होते हैं, जहाँ पर आपको अपनी सेल्स की डिटेल देनी होती है, अपनी परचेज की डिटेल देनी होती है, जिसमें अगर मैं नंबर ऑफ रिटर्न्स की बात करूं तो वो अलग अलग कैटेगरी में जीएसटीआर 1 से लेकर के जीएसटीआर 10 तक अलग अलग 10 तरह के रिटर्न्स होते हैं जो अलग अलग लोगों को अलग अलग पीरियड्स पे भरने पड़ते हैं। किसी को मंथली भरना पड़ता है, कुछ रिटर्न्स क्वार्टरली जाते हैं, कुछ रिटर्न्स ईयरली जाते हैं, और कुछ एक कंपोजिशन स्कीम होती है। कंपोजिशन स्कीम का मतलब होता है कि जहां पर आप एक लमसम रेट पे टैक्स दे देते हैं और आप एक इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है, ताकि जो कास्केडिंग इफेक्ट की बात अभी मैंने थोड़ी देर पहले कही थी कि आपको टैक्स पे टैक्स ना देना पड़े। तो मान लीजिए आप पीछे से कोई चीज़ 100 रुपये की खरीद के ला रहे हैं और उस पर आपने 10% यानी कि 10 रुपये जीएसटी पेमेंट किया है। जब आप अपने कंज्यूमर को वो चीज़ 150 रुपये में बेचेंगे तो आप उस पर दोबारा टैक्स पेमेंट उससे कलेक्ट करेंगे। तो जो 10 रुपये का टैक्स आप दे करके आए हैं उस पर दोबारा से टैक्स आपको ना देना पड़े, इसलिए आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट दिया जाता है। यानी कि अगर आपने कस्टमर से 50 रुपये जीएसटी कलेक्ट किया और पीछे अपने सेलर को आप 10 रुपये जीएसटी दे करके आए हैं, तो आप सरकार के खाते में 40 रुपये का पेमेंट करेंगे, 50 रुपये का पूरा पेमेंट नहीं करेंगे। अच्छा, यहाँ जो आपने बताया कि ये कैलकुलेट करके रखना पड़ेगा, इसी कैलकुलेशन में अगर गलती हो जाए, मान लीजिए वो कैलकुलेशन में कुछ छूट हो हमसे गया है, तो वो कैसे भरपाई होगी? उस पर तो बड़ी लंबी पेनाल्टी है, पेनाल्टी भी है। देखिए सरकार के साथ, इसको मैं अच्छाई कह लूँ या बुराई कह लूँ,
कि अगर बिजनेसमैन से कोई गलती हो जाती है तो उसके ऊपर डिफरेंट टाइप्स की पेनल्टी है। कौन सी गलती आप कर रहे हैं उसके लिए कौन सी पेनल्टी आपकी लगाई जाएगी या कितनी पेनल्टी लगाई जाएगी, ये जीएसटी एक्ट में अलग अलग डिफाइन किया गया हुआ है। लेकिन अगर मान लीजिए हमसे गलती से एक्सेस टैक्स का पेमेंट हो गया तो सरकार हमको इंटरेस्ट देती है रिफंड पर, बट वो रिफंड की प्रक्रिया थोड़ी धीरे हो जाती है। मतलब कि सरकार को जब कंज्यूमर से लेना होता है, बिजनेसमैन से लेना होता है तो वो बड़ी त्वरित कार्रवाई होती है, लेकिन जब सरकार को वापस करना होता है तो उसमें थोड़ा सा स्लो रहता है और उसके बहुत सारे कारण रहते हैं। क्योंकि जब तक हम ये जो कंसर्निंग ऑफिसर हैं वो हमारे रिकॉर्ड्स चेक करेंगे, इस चीज़ को इस्टेब्लिश करेंगे कि हाँ हमने एक्सेस टैक्स का पेमेंट कर दिया है और उसका बेनिफिट हमने कहीं और नहीं उठाया है, सारी चीज़ें वेरीफाई हो जाने के बाद हमें वो रिफंड दिया जाएगा। लेकिन हमारी जो लायबिलिटी होती है मंथली बेसिस पर, वो हमें मंथली बेसिस पर ही देनी होती है। अगर हम देर करते हैं तो उस पर हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है। अगर हमने रिटर्न्स नहीं फाइल किए तो पर डे के हिसाब से हमको नॉन फाइलिंग की पेनल्टी भी पे करनी पड़ती है। लेकिन बस अच्छी बात यह है कि हमें सरकार पैसे जरूर वापस करती है, वो हमारे पैसे मारे नहीं जाते और वो भी इंटरेस्ट के साथ हमें मिलता है। हाँ, पैसे वापस होते हैं। देखिए, सरकार को मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि सरकार के पार्ट पर ये ड्यूटी बनती है कि जब सरकारी पैसा किसी को वापस किया जाता है तो पूरा वेरीफाई होना भी चाहिए और उसका एक ड्यू प्रोसेस है, और जो अधिकारी बैठा है रिफंड इशू करने के लिए उसकी अकाउंटेबिलिटी भी है। तो वो अपने पार्ट पर ठीक होता है कि जब तक वो सारी चीज़ों को चेक ना कर ले, क्योंकि टैक्स पेमेंट और रिटर्न फाइलिंग के अलावा बहुत सारी स्टैचुरी कंप्लायंसेस और भी होती हैं, बहुत सारी बुक कीपिंग होती है, बहुत सारे रिकॉर्ड्स होते हैं जो हमें मेंटेन करने पड़ते हैं एज पर जीएसटी एक्ट एंड रूल्स। तो वो रिकॉर्ड अगर मेंटेन नहीं है तो हम कंप्लायंस पार्ट पे डिफॉल्ट करते हैं। अगर हम कंप्लायंस पार्ट पे भी डिफॉल्ट कर देते हैं तो सरकार हमारा रिफंड रोक सकती है। अच्छा, जैसे कि हमारा आज का मुद्दा है भारतीय अर्थव्यवस्था और जीएसटी। अभी तक आपने हमें काफ़ी अच्छे से बताया कि जीएसटी है क्या, कितने प्रकार की होती है, कब हमें रजिस्ट्रेशन कराना है और हो जाने के बाद हमारे क्या कंप्लायंसेस होते हैं। लेकिन ये हमारी अर्थव्यवस्था से कैसे जुड़ा हुआ है, इसकी कड़ी को कैसे समझें हम? पारुल जी, देश की जो अर्थव्यवस्था होती है, अर्थ यानी कि पैसे की व्यवस्था, और सरकार के पास जो पैसे की व्यवस्था करने के तरीके होते हैं उसमें सबसे मेजर तरीका टैक्सेस ही होता है। एक समय था जब डायरेक्ट टैक्स सबसे बड़ा सोर्स था सरकार के खजाने को भरने का, देश की इकोनॉमी को बढ़ाने का। लेकिन 1994 में जब सर्विस टैक्स लगा तो किसी ने ये इमेजिन नहीं किया था कि सर्विस टैक्स गवर्नमेंट के लिए इतना बड़ा रेवेन्यू कलेक्शन का डिपार्टमेंट बन जाएगा, और वो धीरे धीरे बढ़ता गया और ऐसा समय आ गया कि सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कलेक्शंस को पीछे छोड़ दिया। अच्छा। और जब से जीएसटी लागू हो गया है तो जीएसटी सबसे बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू बढ़ गया है गवर्नमेंट के लिए। और अर्थव्यवस्था में आप देखिए, कोविड पीरियड में जब सारे लॉकडाउन्स थे, सारी दुकानें बंद थी, उसके बाद भी जीएसटी का कलेक्शन हो रहा था। उसका कारण ये था कि जो ऑनलाइन बिजनेस चल रहे थे, जो ऑनलाइन ट्रेडिंग हो रही थी, नेट का इस्तेमाल इतना ज़्यादा होने लगा, गैजेट्स बिकने लगे, और जो बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स खुल गए, उन लोगों ने जो दुकानों से सामान नहीं बिका, टैक्स का कलेक्शन नहीं हुआ, उसको कंपनसेट ऑनलाइन सिस्टम ने कर दिया। तो सरकार के लिए, या सरकार जो देश की अर्थव्यवस्था है उसको मजबूत करने के लिए आज की डेट में रीढ़ की हड्डी का काम कर रहा है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि मैं दिलीप जी आपके पास दोबारा आऊंगी। अगर हम बात करें कि भारतीय अर्थव्यवस्था की, तो इसमें अगर हम समझना चाहें कि क्या प्रभाव आया है जीएसटी का, जब से ये लगा है क्या बदलाव हमें देखने को मिले हैं? जीएसटी आने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था पे बहुत अच्छा प्रभाव आया है। और आप देखिए कि ये जो कोविड का टाइम आया, इस कोविड के टाइम में सरकार ने सबको फ्री ऑफ कॉस्ट टीके लगवाए, बहुत सारे लोगों को राशन दिया गया, उनको बहुत सारी बेसिक सुविधाएं जो उनके जीवन को जीने के लिए ज़रूरी थी वो सरकार की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया उपलब्ध कराई गई। तो ये सारा जो मैनेजमेंट था उसमें बहुत सारा कंट्रीब्यूशन जीएसटी कलेक्शन का ही था। और जीएसटी आ जाने के बाद अब ऐसी बहुत थोड़ी सी कमोडिटीज़ या थोड़ी सी ही सर्विसेज बची हैं जहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। तो ऑलमोस्ट मैंने जैसे अभी स्टार्टिंग में कहा था कि बच्चा जिस दिन पैदा होता है उस दिन से वो जीएसटी देना शुरू कर देता है। तो हमारे देश का बच्चा टैक्स पेयर है, हम ये कह सकते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स पेयर है। और अर्थव्यवस्था में आज की डेट में सबसे बड़ा रोल जीएसटी का है, बहुत बड़ा कलेक्शन है। क्योंकि अगर हम डायरेक्ट टैक्सेस की बात करें तो जो हमारे देश में डायरेक्ट टैक्स पेयर्स हैं वो मात्र 3.25% है, यानी कि 140 करोड़ की जनता है जिसमें से मात्र 3.25% इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स हैं। तो आप सोच लीजिए कि कितना कम टैक्स पेयर है हमारे यहाँ जो डायरेक्ट टैक्स देता है। उसके अलावा जो कंपनी हैं, फर्म्स हैं, कॉरपोरेट एसएससीज हैं, वो अलग हो गए।
बट जीएसटी की अगर हम बात करें तो जीएसटी इस देश का बच्चा बच्चा देता है, तो इसी वजह से जीएसटी का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट एक्सचेकर में सबसे ज़्यादा रोल जीएसटी का हो गया है, अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत हुई है हमारी, और बहुत सारी सुविधाएं जो सरकार दे सकती है, दे रही है, वो इसी जीएसटी कलेक्शन के बिहाफ पर ही दे रही है। जीएसटी में एक चीज़ और भी होती है जो मैं बता दूं, दर्शकों के भी बहुत काम आएगी। जीएसटी में पेमेंट के दो तरीके होते हैं, एक फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म और एक रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। फॉरवर्ड चार्ज का मतलब होता है कि जहां पर जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो सेलर है, वो जीएसटी का कलेक्शन करता है और जीएसटी का पेमेंट सरकार के खाते में करता है। रिवर्स चार्ज का मतलब होता है कि कुछ करीब 10 से 12 कैटेगरीज ऐसी बनाई गई हैं इस एक्ट में, जहां पर जो सर्विस प्रोवाइड करने वाला होता है वो टैक्सेस का कलेक्शन नहीं करता है, पेमेंट नहीं करता है, बल्कि जो सर्विस रेसिपिएंट होता है, जो सर्विस ले रहा होता है, वो सर्विस टैक्स का पेमेंट करता है। इस व्यवस्था को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कहा जाता है। जैसे आप अगर किसी एडवोकेट की सर्विसेज आप लेते हैं, लीगल सर्विसेज आप अवेल करते हैं, तो वहाँ पर एडवोकेट की जिम्मेदारी नहीं है कि वो टैक्स का पेमेंट करे। जो सर्विस रेसिपिएंट होगा उसकी जिम्मेदारी होगी कि जो एडवोकेट को फीस पे कर रहे हैं, उस फीस पर जीएसटी भी वो सरकार के खाते में पेमेंट करें। अच्छा, तो आप क्या भविष्य देखते हैं कि जीएसटी का क्या है हमारे देश में भविष्य? नहीं, अब जीएसटी का ही भविष्य है, अब तो जीएसटी के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है। और अगर हम वन नेशन वन टैक्स की बात करते हैं तो वन नेशन वन टैक्स इसी तरीके से किया जा सकता है। बल्कि मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से सरकार से निवेदन भी है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे टोबैको प्रोडक्ट्स हैं या जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं जो अभी जीएसटी के परव्यू में नहीं आए हैं, उनको भी अगर जीएसटी के परव्यू में लाया जाए तो कंज्यूमर को थोड़ी सी राहत मिल जाएगी उसके प्राइजेस को लेकर के, और सरकार का कलेक्शन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि अभी टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन सेंट्रल और स्टेट में भी हो रहा है। अभी जीएसटी लगने के बाद क्या है कि सारी की सारा पावर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ गई है, सारा कलेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। बट जो नॉन जीएसटी गुड्स हैं वो अभी भी स्टेट के डोमेन में आते हैं। स्टेट के, बिल्कुल। दिलीप जी, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी यही सवाल लेके। और दर्शकों, अभी वक्त हो चला है आपको एक प्यारा सा फिल्मी गीत सुनाने का। पुनः स्वागत है आपका दर्शकों, और आज हम बात कर रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था और जीएसटी पर। हमारे बीच में दिलीप यशवर्धन जी हैं जो कि हमें इस बारे में बता रहे हैं, और साथ ही साथ गायिका अंजलि श्रीवास्तव जी भी हैं। चलिए हम अपने सवालों की ओर फिर से बढ़ते हैं। मैं दिलीप जी आपके पास ये सवाल लेकर आई हूँ कि जैसे कि आपने बताया कि जीएसटी हमें देनी होती है, इनकम टैक्स का तो हमें पता है कि साल में हमें एक बार देनी होती है। अगर हम बात करें जीएसटी की, जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही प्रकार के होते हैं, तो ये हम कब दें और किस तरीके से ये सरकार के पास पहुंच रहे हैं? पहली बात तो ये कि इनकम टैक्स साल में एक बार नहीं देना होता है, ऐसा मिसकंसेप्शन है लोगों को, और इसी मिसकंसेप्शन की वजह से वो गलतियां करते हैं और इंटरेस्ट और पेनल्टी भरते हैं। अच्छा। इनकम टैक्स में ये प्रावधान है कि किसी इंडिविजुअल की, जो इंडिविजुअल टैक्स पेयर है, उसकी अगर ईयरली इनकम टैक्स की लायबिलिटी 15,000 के अंदर है तो वो साल में एक बार टैक्स का पेमेंट कर सकता है। लेकिन अगर लायबिलिटी 15,000 रुपये के ऊपर है तो उससे वो ईयर ख़त्म होने से पहले 4 बार टैक्स पे करना पड़ता है हर क्वार्टर पे, यानी कि 15 जून, सितंबर, दिसंबर और मार्च। 15 जून तक टोटल टैक्स लायबिलिटी का मान लीजिए उसकी टोटल टैक्स लायबिलिटी 1 लाख रुपए आ रही है, तो 30%, 30%, 40% इस तरीके से करके उसको ईयर एंड होने से पहले अपनी लायबिलिटी डिस्पोज ऑफ कर देनी होती है। अच्छा। लेकिन अगर 15,000 के अंदर है तो जैसा आपने कहा कि साल में एक बार वो टैक्स दे सकता है, वो भी ईयर एंड हो जाने के बाद। और जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनको इस एडवांस टैक्स की लायबिलिटी से फ्री किया गया है। उनकी लायबिलिटी 15,000 से कम हो या 15,000 से ज़्यादा हो, उन्हें ईयर एंड होने के बाद एक ही बार टैक्स पेमेंट करना होता है। अच्छा। प्लस जो जॉब में लोग होते हैं, जो सरकारी नौकरी में या प्राइवेट नौकरी में होते हैं, उनको हर महीने टैक्स देना होता है। एम्प्लॉयर के ऊपर ये लायबिलिटी होती है कि वो सरकार जो तनख्वाह का पेमेंट करते हैं उस तनख्वाह से हर महीने वो टैक्स काटते हैं। अब बात आती है जीएसटी की, तो जीएसटी का कलेक्शन जो भी सेलर होता है, मैन्युफैक्चरर होता है या सर्विस प्रोवाइडर होता है, वो ऑलमोस्ट डेली कलेक्शन करता है जीएसटी का। लेकिन सरकार के खाते में उसको मंथली पेमेंट करना होता है। हर महीने के एंड हो जाने के बाद एक सर्टेन डेट तक उसको उस टैक्सेस कलेक्टेड टैक्स को सरकार के खाते में जमा कर देना होता है। अगर वो जमा नहीं करते हैं तो उनके ऊपर इंटरेस्ट लगाया जाता है और पेनल्टी भी लगाई जा सकती है इस बात के लिए, क्योंकि जो टैक्स कलेक्टर है उसने जो टैक्स कलेक्ट किया है वो इनफैक्ट उसका पैसा नहीं होता है,
वो एक तरीके से सरकार के बिहाफ पर कस्टमर्स उस पैसे को रियलाइज करता है, बिल्कुल। 1 महीने तक उस पैसे को वो अपने पास रख सकता है। ऐसा सरकार ने छूट दी है कि सरकार का पैसा आप 1 महीने अपने बैंक अकाउंट में रख सकते हैं, लेकिन उस 1 महीने के खत्म हो जाने के बाद सरकार का पैसा सरकार के खाते में जमा हो जाना चाहिए। आप उस मनी को एंजॉय नहीं कर सकते हैं, और अगर आप ये डिफॉल्ट करते हैं तो आपको इंटरेस्ट के साथ साथ पेनाल्टी भी देनी पड़ती है। बिल्कुल। अच्छा, मैं यहीं पे फिर से ये सवाल जो है लेकर आई हूँ कि नुकसान आपने अभी मुझे ऑलमोस्ट बता दिए हैं कि क्या नुकसान होते हैं टैक्स ना देने के। अगर हम फिर से इसी बात पर जाएं कि अगर समय पर हम जीएसटी नहीं भर रहे हैं तो क्या नुकसान टैक्स पेयर झेल रहा है, क्या नुकसान सरकार झेल रही है, और क्या ओवरऑल इसके फायदे भी हैं अगर इसको समय पर किया जाए तो? बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। देखिए, नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस जो होते हैं वो किसी के लिए फायदेमंद नहीं होते हैं। ऐसा कंज्यूमर को या टैक्स कलेक्टर को या टैक्स पेयर को लगता है कि अगर मैंने सरकार के पैसे को रोक लिया है, किसी तरीके से साइफनिंग कर दी उसकी, तो मुझे फ़ायदा हो रहा है। अल्टीमेटली फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि अब सरकार का मैकेनिज्म बहुत स्ट्रांग हो गया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एक एनुअल इन्फॉर्मेशन सिस्टम बना दिया गया है। उस एनुअल इन्फॉर्मेशन सिस्टम में आप साल भर में जो ट्रांजेक्शन्स करते हैं, शायद आप ट्रांजेक्शन्स करने के बाद भूल जाएं, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको बता देगा कि आपने अपने बैंक के खाते में कितना कैश जमा किया है, साल में आपने कितनी एफडी बनवाई है, कितना आपने शेयर्स में पैसा लगाया है, कितना आपने म्यूचुअल फंड खरीदा है, और वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन सरकार के पास है, क्योंकि अब कोई भी ट्रांजैक्शन बिना आधार, बिना पैन नंबर के नहीं हो सकता है। अगर आप टैक्सेस का पेमेंट टाइमली नहीं करते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान आपको कि आपको उस टैक्स पर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा और पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। इसी तरीके से जीएसटी का कलेक्शन अगर आप कर रहे हैं तो जीएसटी का कलेक्शन भी अब ट्रैक होता है। जो जीएसटी का पोर्टल है उसमें हर बिजनेसमैन का, रजिस्टर्ड पर्सन का एक लॉगिन आईडी होता है। उस लॉगिन पोर्टल पर उसका एक रिकॉर्ड भी ट्रैक होता है कि वो कितना टाइमली अपनी कंप्लायंसेस को कर रहा है। अच्छा। अगर वो टाइमली कंप्लायंसेस नहीं कर रहा है तो उसका लॉगिन पोर्टल पर रेड जोन होता चला जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि उसके यहाँ जीएसटी डिपार्टमेंट वाले रेड कर सकते हैं। तो अच्छा, अगर आप टाइमली पेमेंट ना करने हाँ पे भी टाइमली पेमेंट नहीं कर रहे हैं, या जो अदरवाइज कंप्लायंसेस होती हैं, रिटर्न्स की फाइलिंग होती है, वो आप नहीं कर रहे हैं, तो रिटर्न फाइल ना करने का मतलब ही हो गया कि आपने टैक्सेस का पेमेंट नहीं किया है। क्योंकि आदमी रिटर्न्स तभी लेट करता है जब वो सरकार के खाते में टैक्स नहीं देता है। टैक्स दे दिया तो फिर कुछ बचता ही नहीं, फिर तो खाली इन्फॉर्मेशन या डेटा ही सरकार को देना होता है। तो रिटर्न ना फाइल किया इसका मतलब आपने टैक्स नहीं दिया। टैक्स नहीं दिया तो नॉन कंप्लायंस आपके पोर्टल पे रिकॉर्ड होती रहेगी, और अगर वो रेड जोन में चली जाएगी तो फिर जीएसटी डिपार्टमेंट के लोग आपके घर चाय पीने आ जाएंगे और आपको बहुत बाइज्जत चाय भी पिलाएंगे, फिर आपसे पैसा भी वसूलेंगे और आपसे पेनल्टी और इंटरेस्ट भी लेंगे। ये नुकसान तो होता है टैक्स पेयर को। जो देश को नुकसान होता है वो बहुत बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि हम सरकार से हमेशा ये अपेक्षा करते हैं कि डेवलपमेंट होना चाहिए, या हमें जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए। हम ये कहते हैं कि ये सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। सामाजिक न्याय की बात हमारे संविधान की प्रेम्बल में लिखी है, वो सामाजिक और आर्थिक न्याय देने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। तो वो सामाजिक और आर्थिक न्याय सरकार देगी कैसे? सरकार कोई नेचुरल पर्सन नहीं है, सरकार तो एक एंटिटी है, एक उसको चलाने वाला एक नेचुरल पर्सन है। वो नेचुरल पर्सन अपनी ड्यूटीज का निर्वाह तभी कर पाएगा जब सरकार के खजाने में पैसा आएगा, और सरकार के खजाने में पैसा आने का जो मेजर सोर्स है वो टैक्सेस हैं। तो अगर आप सरकार को टैक्स टाइमली पेमेंट नहीं करते हैं तो आपकी डेवलपमेंट पे इफेक्ट पड़ता है, और डेवलपमेंट पे इफेक्ट करने का मतलब कि आपका इंडिविजुअल डेवलपमेंट रुक जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली सारी चीज़ें सरकार के द्वारा ही गवर्न होती हैं। अच्छी सड़क अगर नहीं है आपके पास तो आप गाड़ी लेके चलेंगे तो आपकी गाड़ी टूट जाएगी, ख़राब हो जाएगी, तो वो पैसा फिर आपको बनवाने के लिए अपनी जेब से देना पड़ेगा। आप सरकार को टाइमली पेमेंट करेंगे तो आपको स्मूथ रोड्स मिलेंगे, तो आपकी गाड़ी की लाइफ बनी रहेगी, आपकी इंडिविजुअल लाइफ बची रहेगी। तो मेरा ये निवेदन भी है हर आदमी से कि टैक्सेस का पेमेंट ज़रूर करना चाहिए, और ईमानदार टैक्स पेयर बनिए और देश को मजबूत करिए। देश मजबूत होगा तो आप अपने आप मजबूत हो जाएंगे। बिल्कुल।